हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 12th क्लास का रिवीजन चल रहा है और आप सभी साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, यह आशा करते हैं। हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते बढ़ते अकाउंटिंग रेशोज़ वाले चैप्टर पर आ गए हैं। आज से नया चैप्टर है ये, अकाउंटिंग रेशो चैप्टर। पिछले जो है अपन ने 31 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप देखते जाइए सीरीज़ वाइज, हर चैप्टर आपको रिवीजन हो जाएगा आपका। आज हम अकाउंटिंग रेशो वाले चैप्टर पर आ गए हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। आज हमारी 32 नंबर की क्लास है। देखिए, क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशो एनालिसिस? अनुपातिक विश्लेषण। रेशो एनालिसिस से आपका क्या संबंध है, मतलब क्या समझते हैं? तो देखें, रेशो एनालिसिस इज अ टूल ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ मीनिंगफुल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिगर। यहाँ पर टू आएगा है ना, टीओ छप गया है, टू और मोर फिगर्स। भाई रेशो एनालिसिस क्या करते हैं? जब आप दो या दो से अधिक फिगर्स को आपस में रेशो वाइज कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशो एनालिसिस कहते हैं। जैसे करंट असेट से करंट लाइबिलिटी का रेशो कितना है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट से सेल का रेशो कितना है, जैसे नेट प्रॉफिट से सेल का रेशो कितना है, इस प्रकार से रेशो निकाले जाते हैं। तो जब दो फिगर आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो उसको रेशो कहते हैं। ठीक है। When those figures are taken from financial statement, then they are treated as financial ratio. अब ये सारा का सारा जो फिगर जो है उठा के, जैसे रेशो का जो भी मतलब प्रॉफिट है, सेल है, कहाँ से उठाएंगे? ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाएंगे और वहीं से उठा करके उसको कंपेयर करेंगे, आपस में रेशो निकाल कर चेक करेंगे। आई समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चल फिर बेटा एक और क्वेश्चन आता है, 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए क्या लिखा, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? जीपी रेशो क्या होता है? तो जीपी रेशो का मतलब होता है बेटा, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो जीपी रेशो निकल जाता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एक्सप्लेन्स द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी फ्रॉम द इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या, तो सुनना। पहले तो जीपी कैसे निकलता है ये समझो। आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इस साइड में सेल लिखते हैं, फिर इस साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, इस साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, इधर परचेस लिखते हैं, नेट परचेस, और फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि कोई है तो वो लिखते हैं। उसके बाद इधर का टोटल लगा करके इसमें से ये चीज़ें माइनस कर दी जाती है तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, ये सब करना और ये सब करना, सेल करना, परचेस करना, ये डेली ऑपरेशन का काम है। कोई भी बिजनेस में ये डेली होता है। इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो जनरेट किया हुआ प्रॉफिट है तो वो क्या है, वो ये है जीपी। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से किया जनरेट किया हुआ क्या है मेरे पास, प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट का जब हम सेल से कंपैरिजन करके रेशो निकालते हैं तो जीपी रेशो निकल के आता है। जीपी अपॉन में सेल इंटू 100 करके जो फॉर्मूला बना उसको जीपी रेशो कहेंगे। क्या कहेंगे? जीपी रेशो कहेंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो इसने वही बात कह दी, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एक्सप्लेन्स द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी from its operating activity. Okay, an increase in GP ratio
shows decrease in cost of production while a lower ratio indicates increase in cost of production. अब जीपी रेशो टोटली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़ा होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़ा है मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो जीपी भी कम आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी तो फिर जीपी बढ़ के आएगा, ठीक है। तो जीपी पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का असर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी सेल पर डिपेंड करता है। सेल जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये बात है। तो इसी को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फॉर्मूला लिख के आ सकते हैं ना एग्जाम में, जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। चलो, ये इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपसे पूछा क्विक रेशो क्या होता है, वो बताइए। क्विक रेशो किसे कहते हैं, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। क्विक रेशो का मतलब होता है आप कितना जल्दी आपकी असेट्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब लिक्विड फॉर्म बोले तो लिक्विड फॉर्म मतलब कैश में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके डेटर्स हैं तो कैसे आप डेटर्स को क्या कर सकते हैं, तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसा वसूल सकते हैं। स्टॉक है, वो भी मेरी करंट असेट होता है बट क्विक असेट नहीं होता। तो क्विक रेशो क्या निकलता है, क्विक रेशो में आप ये चेक करते हैं कि आप कितने जल्दी आपकी असेट्स को क्विकली कैश में कन्वर्ट करने के योग्य है, तो वो क्विक रेशो के माध्यम से निकलता है। इसका एक नाम एसिड टेस्ट रेशो भी है। तो देखो, क्विक रेशो ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो। ओके, ये अम्ल नहीं है बच्चे, है ना, एसिड बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो, एसिड, विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू यूज इट्स नियर कैश और क्विक असेट। क्या बोल दिया, नियर कैश और क्विक असेट्स का उपयोग आप कितने उसमें कर पा रहे हैं, तो वो क्विक रेशो। जैसे क्विक रेशो का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, क्विक असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो ये आपका जो लिक्विड असेट है वो किन लाइबिलिटियों को चुकाने के काम आ रहा है, वो हमें क्विक रेशो के माध्यम से पता लगता है, ठीक है। टू एक्सटिंग्विश और रिटायर इट्स करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो क्विक असेट्स जो है वो मेरे को, क्विक असेट्स का क्या चीज़ है, क्विक असेट क्या चीज़ है, पहले तो क्विक असेट समझो। क्विक असेट्स जिसे हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज कन्वर्टिबल इन कैश। क्विक असेट्स किसे कहते हैं, विच इज कन्वर्टिबल इन कैश क्विकली। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़े आगे। हाउ वुड यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा। तो बच्चे समझना, COGS पूछ रहा है वो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में कितना वैल्यू का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस यदि कोई है वो जोड़ो, ठीक है, माइनस कर दो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो ये निकल जाएगा मेरा COGS। और एक और तरीका COGS निकालने का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल में से जब GP घटा दो
तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलो देखें। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी डिटरमाइंड एज अंडर cost of goods sold equal to opening stock plus purchase plus direct expense incidental expense of purchase, okay, minus closing stock। वही बात लिखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ इंसिडेंटल एक्सपेंस ऑफ परचेस लिखा है, तो इंसिडेंटल एक्सपेंस ऑफ परचेस मतलब परचेस से जुड़ा हुआ खर्चा, जो खर्चा परचेस में लगे। जैसे हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसमें भाड़ा वगैरह दे के आते हैं, तो हम बोलते हैं कितने में पड़ा, तो भाड़े को उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सर ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया है, तो मेरे बेटा ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, तो क्या निकल गया? COGS। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सेल है और ये सेल में से जब हम ये GP घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? COGS निकल जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम अगर ऐसी बात करें कि सर नेट सेल इधर लिखो और इधर COGS लिख दो, तब भी GP आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। नेट सेल उधर लिखो, COGS इधर लिखो, तब भी GP निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, इतना बड़ा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट COGS लिख दूँ तो भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बताया है, देखो COGS इक्वल टू नेट सेल माइनस GP। अगर मुझे GP निकालना है तो GP को इधर लाओ, COGS को उधर पहुँचाओ, तो नेट सेल में से COGS माइनस होगा तो क्या निकल जाएगा? GP। ठीक है, यही तरीका है। चलो आगे बढ़े, आओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग टर्म लोन्स? अच्छा, इधर आपने फ़ोटो नहीं खींची, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो अब आओ, लॉन्ग टर्म लोन्स किसे कहते हैं? ऐसे लोन जो 3 साल से अधिक के लिए हैं, 3 साल से अधिक के पीरियड में पेएबल है। ठीक है, ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा। अ लॉन्ग टर्म लोन इज अ लोन दैट इज पेड ऑफ ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जनरली ग्रेटर देन 3 ईयर्स। ग्रेटर देन 3 ईयर्स, 3 सालों से अधिक में जिनको पेमेंट करेंगे वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएंगे। ठीक है, तो याद रहे। जैसे सर अगर मान लो 0 से 1 ईयर में किसी को पेमेंट करना है तो वो मेरे करंट लाइबिलिटी होते हैं। सर 1 ईयर से 3 ईयर में करना है तो मिड टर्म लाइबिलिटी होती है, मिड टर्म लाइबिलिटी। फिर 3 साल से ग्रेटर देन होते, 3 साल एंड एबो, 3 ईयर्स एंड एबो, तो फिर ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो याद रहे मिड टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लाइबिलिटी। बोले तो शॉर्ट टर्म लोन, ओके, इसको शॉर्ट टर्म लोन भी बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। बढ़े, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे बेटा अगला क्वेश्चन आता है, राइट द एडवांटेजेस और यूसेज ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो के लाभ क्या होते हैं और उसका उपयोग क्या होता है? यूजेस एंड एडवांटेज, कोई 2 लिखने हैं, 2019 में क्वेश्चन आया। तो देखो, द एडवांटेज और यूसेज ऑफ अकाउंटिंग रेशोज आर एज फॉलोज। क्या लिखता है? अकाउंटिंग रेशो हेल्प करते हैं किस बात में? आइडेंटिफाई दोज वीक एरियाज, उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, वेयर प्रॉब्लम एग्जिस्ट, जहाँ पर प्रॉब्लम महसूस हो रही है, जहाँ मौजूद है प्रॉब्लम, उस एरिया को पहचानने में हमें अकाउंटिंग रेशो की हेल्प लगती है। ओके, एंड विच रिक्वायर अटेंशन फॉर इम्प्रोवाइजेशन, जो हमारा
ध्यान आकर्षित करते हैं उस तरफ, ताकि उस तरफ इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। ठीक है, तो वो वीक एरियाज पता लगते हैं अकाउंटिंग रेशो की मदद से। अगला, अकाउंटिंग रेशो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एफिशिएंसी एंड रैशनैलिटी ऑफ डिसीजन एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर बिजनेस हैज टेकन करेक्ट डिसीजंस। अकाउंटिंग रेशो की मदद से हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, हमारे जो डिसीजन है वो तार्किक रहे कि नहीं, रैशनल रहे कि नहीं, और एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर बिजनेस हैज़ टेकन करेक्ट डिसीजन, क्या बिजनेस ने सही डिसीजन लिए या नहीं। तो अकाउंटिंग रेशो का नॉलेज जिसको होता है वो अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर पाता है। आई समझ में? तो ये बात है, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख कर आना है आपको। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। चलो बढ़े, आओ। व्हाट इज करंट रेशो, हाउ इज कैलकुलेटेड? व्हाट इज करंट रेशो, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? मेरे बच्चे ध्यान रखना, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। करंट असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट असेट को जब करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलता है? करंट रेशो निकलता है। व्हाट इज मीन्ड बाय करंट रेशो? करंट रेशो 2022 के एग्जाम में पूछा। ठीक है, तो ध्यान दो, करंट रेशो इज यूज्ड टू मेजर द टाइमली पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। मतलब आपकी करंट असेट से आपकी करंट लाइबिलिटी को चुकाने के लिए आपके पास पर्याप्त असेट है या नहीं। करंट असेट मतलब जो विद इन 1 ईयर में रियलाइजेबल है, करंट लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर में पेएबल है। तो उन करंट लाइबिलिटी को चुका पाने में आप समर्थ है या नहीं, ये करंट रेशो बताएगा। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशो इज करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अच्छा, एक बात और समझो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो रेशो बढ़कर आएगा। बढ़ा हुआ करंट रेशो अच्छा माना जाता है। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो रेशो छोटा आएगा, क्योंकि भाग जो जा रहा है वो छोटे मतलब बड़े अमाउंट से जा रहा है। तो ऊपर का हिस्सा छोटा रहे, नीचे का हिस्सा बड़ा रहे, तो इसमें क्या होता है, रेशो पर क्या असर पड़ता है? रेशो कम आता है, और कम करंट रेशो अच्छा नहीं है साहब बिजनेस के लिए। करंट रेशो ऑलवेज बड़ा आना चाहिए। बड़ा बोले तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। वैसे तो इसमें आइडल रेशो 2:1 का माना जाता है कि भाई 2:1 का तो कम से कम क्या होना चाहिए, रहना ही चाहिए करंट रेशो। जितनी लाइबिलिटी चुकानी है उससे डबल आपके पास असेट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये था करंट रेशो का मतलब। स्क्रीनशॉट ले, बढ़े आगे, आओ। फिर मेरे प्यारे बेटा अगला रेशो आया, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है? देखो 2024 के एग्जाम में पूछा, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है बताइए। तो द नेट प्रॉफिट रेशो, पहले इसका फॉर्मूला समझ लो बच्चे, एनपी रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100। ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशो का, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब द नेट प्रॉफिट रेशो इंडिकेट्स द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। फर्म की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है? फर्म की अच्छे तरीके से अपना बिजनेस चला पा रही या नहीं, प्रॉफिट कमा पा रही या नहीं, ये सब बातें। इफ द रेशो इज लो, इट शोज हाई डिग्री ऑफ इनएफिशिएंसी। अगर ये रेशो छोटा है, कम है,
तो आप इनएफिशिएंट होकर काम कर रहे हैं। एंड इफ इट इज हाई, इट शोज हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। अगर ये बड़ा रेशो आता है तो फिर ये माना जाता है कि बहुत ही अच्छे एफिशिएंट होकर काम कर रहे हैं आप। बेटर कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, आपकी परिचालन क्षमता बहुत अच्छी है, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये माना जाएगा। तो ये रेशो बड़ा आना अच्छा है फर्म के लिए, छोटा आना गलत बात है। छोटा आना आपकी इनएफिशिएंसी को बताता है। ठीक है, तो ये बात है। ओके, नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़े आगे। तो ये फॉर्मूला लिख के आना नेट प्रॉफिट रेशो के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक असेट क्या होती है समझना। क्विक असेट, क्विक असेट, क्विक असेट बच्चे समझना, जैसे बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल नहीं, सॉरी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है, प्लस बैंक बैलेंस प्लस कैश अवेलेबल, ये सब क्विक असेट है। क्विक असेट का मतलब होता है ऐसी असेट जो क्विकली कैश में कन्वर्टेबल हो, जो क्विकली कैश रियलाइज करने के कैपेबल हो, तो उसको हम क्विक असेट कहते हैं। ठीक है, तो चलो, क्विक असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी तुरंत पैसों की आवश्यकता पड़े तो मुझे उसको कैश में तुरंत कन्वर्ट करना आसान हो जाए, तो वो कर सकूं मैं विदाउट एनी डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट का डिमिनिशन नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा ना हो कि हम कोई असेट डिस्ट्रेस सेल करने लग जाए, दबाव में आकर बेचने जाए और वो कम भाव में बेचकर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टॉक को क्विक असेट नहीं माना जाता, क्योंकि स्टॉक अगर आप जबरदस्ती बेचने निकलोगे तो लोग मोल भाव करेंगे, और मोल भाव करेंगे तो हमें उचित दाम नहीं मिलने वाला है। तो उचित दाम नहीं मिलने वाला है, तो स्टॉक मेरी क्विक असेट के उसके अंदर नहीं आती है। लेकिन डेटर्स को हम फोन लगाएंगे, भैया मेरा पैसा पहुंचा दो, ऑलरेडी हमने सेल कर चुके हैं, बिल्कुल दे देगा। बिल्स रिसीवेबल को आप तुरंत पैसा वसूली के लिए प्रोसेस में ला सकते हैं। ठीक है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा वो भी आपका ही है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसका क्विकली मार्केट अवेलेबल है और तुरंत आप क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, तो ये भी बिक जाएगी। कैश तो आपके हाथ में ही है। ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल, डेटर, ये सब क्या है, मेरी क्विक असेट होती है। स्टॉक को क्विक असेट में नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि स्टॉक आप बेचने जाएंगे मार्केट में तो डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ जाएगी, दबाव में सेल करनी पड़ जाएगी, और दबाव में जब भी कोई सेल की जाती है तो मोल भाव करता है परचेसर, उससे हमें कम रेट मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। तो देखो, कैश एट बैंक, डेटर, बीआर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो क्विक असेट्स, ठीक है, जिसे क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, पढ़ाई कर रहे हैं आप, मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें। अब आगे डेट इक्विटी रेशो क्या होता है। डेट इक्विटी रेशो क्या होता है, व्हाट डज डेट इक्विटी रेशो इंडिकेट। बेटा एक बात सुनना, जब आप फ्यूचर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें डेट इक्विटी के बारे में बहुत पढ़ने को मिलेगा। किसी भी कंपनी में या किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर।
और कैपिटल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी से मिलकर बनता है। डेट का मतलब कितना बाहरी लोगों से लेकर बिजनेस में लगाया है, और इक्विटी का मतलब कितना मालिकों ने इन्वेस्ट किया है। तो जितना मालिकों ने इन्वेस्ट किया है और जितना लोन लेकर इन्वेस्ट किया है, इन दोनों का जब आपस में रेशो निकाला जाता है तो उसको डेट इक्विटी रेशो कहते हैं। आई बात समझ में? तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इनका बहुत चर्चा होता है। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास लाएंगे फ्यूचर में, उस समय आपको बताएंगे, ठीक है? तब तक आप 12वीं क्लास से आगे बढ़ जाएंगे, आप कॉलेज लाइफ में आ जाएंगे, आप आगे प्रोफेशनल कोर्सेस में तैयारी करने लग जाएंगे। उस समय हमारी मुलाकात आपसे होगी, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं हम। डेट इक्विटी रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड ऑनर्स कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ डेट लिखना लगे, बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड ऑनर्स कैपिटल, it states how the total asset have been financed, in what proportion has been financed from owner's equity and what proportion has been financed from debt। भाई देखो, बैलेंस शीट के दिमाग में लाओ, इक्विटी लगाई मालिकों ने, डेट लगाया लोन लेकर। इक्विटी लगाई मालिकों ने, डेट लगाया लोन लेकर। तो बताइए ये पैसा कहाँ आया? बैंक में आया। तो इन्हीं लाइबिलिटीज से आपने असेट खरीदी। तो ये टोटल असेट जो है, ये टोटल असेट ये क्या है? फाइनेंस्ड फ्रॉम डेट एंड इक्विटी। ये टोटल असेट जो है ये फाइनेंस्ड फ्रॉम क्या है? डेट और इक्विटी। अब इस असेट में कितना इक्विटी से लगा हुआ है और कितना डेट से लगा हुआ है, तो इन दोनों का कितना कितना प्रतिशत कंटेंट इसमें है, यही मेरे को डेट और इक्विटी रेशो शो करता है। डेट इक्विटी रेशो यही बताता है कि टोटल असेट में डेट से लगाया हुआ कितना है, इक्विटी से लगाया हुआ कितना है। ठीक है, यही बात है। देखो यहां लिखे, डेट इक्विटी रेशो establishes the relationship between long-term debt and owner's capital. It states that the total asset have been financed in the proportion, in what proportion has been financed from owner's equity and what proportion has been financed from debt proportion। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है डेट इक्विटी रेशो का? D/E रेशो इक्वल टू, फॉर्मूला सुनो, जितना डेट है अपॉन में इक्विटी कितनी है, डेट अपॉन में इक्विटी, ये फॉर्मूला होता है, डेट अपॉन में इक्विटी। आई समझ में? DE रेशो, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आओ बड़े आगे। फिर मेरे बेटा, ये तो पढ़ा दिया। What is meant by current asset in current ratio? करंट असेट किसे कहते हैं करंट रेशो के अंदर? तो करंट असेट उसे कहते हैं जो विद इन 1 ईयर में रियलाइजेबल हो, जो विद इन 1 ईयर में रियलाइजेबल हो, जिनसे पैसा वसूल हो जाएगा विद इन 1 ईयर में, उसे करंट असेट कहते हैं। देखो, करंट असेट्स इन करंट रेशो मीन्स दोज असेट्स विच विल बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश within 1 year without any diminution of asset। असेट के डिमिनेशन को छोड़कर हम सारी असेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे उसको करंट असेट कहेंगे। बोलो डन? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, बड़े आगे आओ। अब यहां पर एक क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में पूछा, 2019 में पूछा। देखिए क्या लिखा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो।
एक्सप्लेन टाइप्स और या तो टाइप्स या तो क्लासिफिकेशन। रेशो कितने प्रकार के होते हैं तो वो बताइए। तो रेशो क्लासिफाई किए जाते हैं, देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। ओके, अब देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में प्रॉफिट निकलता है और प्रॉफिट का सेल से कंपेयर करके रेशो निकलता है। जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। ठीक है, देखो, टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दिस रेशो इज कैलकुलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एक्सेट्रा। यहाँ एक चीज और आ सकती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, तो टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट कमाने की क्षमता दिखाता है ये रेशो। ठीक है, एक्टिविटी रेशो क्या है, तो देखो, आपके यहाँ पर बिजनेस की एक्टिविटी कितनी फास्ट चल रही है। अब एक्टिविटी में क्या क्या आता है, सुनो, प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन बन के गुड्स तैयार होना, गुड्स मतलब फिनिश गुड्स तैयार होना, फिनिश गुड्स का बिकना, बिकने के बाद उसकी वसूली होना। तो ये प्रोसेस जो है ये कितना फास्ट है। आप क्रेडिटर से रॉ मटेरियल लाते हैं, बनाते हैं, बनाकर बेचते हैं, बेच के पैसा वसूलते हैं, पैसा क्रेडिटर को देते हैं, फिर क्रेडिटर से माल आता है, फिर बनाते हैं। ऐसा ही है, जो एक पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कितनी फास्ट है उसको एक्टिविटी रेशो में आंका जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इस प्रकार से रेशो निकाले जाते हैं। कितनी स्पीड में आपका बिजनेस रन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिटर से माल आता है, थोड़े दिन स्टोर रूम में पड़ा रहता है, उसके बाद फिर थोड़े समय बाद उसकी प्रोसेसिंग में मतलब प्रोडक्शन में जाता है, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स तो बन गया, लेकिन फिनिश गुड्स भी पड़ा रहता है, कोई ऑर्डर वॉर्डर आ नहीं रहे तो फिनिश गुड्स भी पड़े पड़े सड़ता रहता है। तो आपके यहाँ पर एक्टिविटी रेशो बहुत तकलीफदायक है। आपका एक्टिविटी रेशो सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बिजनेस बहुत अच्छे माने जाते हैं जिनका तुरंत तुरंत माल बिक जाता है। एफएमसीजी सेक्टर में तुम देखो, रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन बना, इधर से ऑर्डर हुआ, बिका, पैसा आया, पैसा दिया, फिर ये चैनल चलती रहती चलती रहती चलती रहती। तो ऑपरेटिंग साइकिल जितनी फास्ट चलेगी उसको एक्टिविटी रेशो से नापेंगे। बात समझ गए, चलो आओ। दिस रेशो इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और असेट। असेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस आप उपयोग कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, वही बात, रिसोर्सेस कितनी जल्दी यूज कर पा रहे हैं। मतलब रॉ मटेरियल आया, स्टोर रूम में पड़ा है, मशीनें यूज ही नहीं हो रही, रिसोर्स का आप बराबर उपयोग ही नहीं कर पा रहे, फिनिश गुड्स नहीं बन पा रहा टाइम पे, प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा, और फिनिश गुड्स बन गया तो वेयर हाउस में पड़ा है, बहुत समय तक पड़ा रहता है, डिस्पैच ही नहीं हुआ। तो ये अगर प्रोसेस में अगर ढिलाई आ जाती है तो फिर ऐसे केस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आई समझ में? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगला आता है लिक्विडिटी रेशो। क्या होता है लिक्विडिटी रेशो? तो इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैपेसिटी मापी जाती है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा चुकाने लायक रहोगे कि नहीं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं। लिक्विडिटी रेशो ये चेक करता है, जैसे करंट रेशो, क्विक रेशो, ये बात। टू मेजर द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म में पैसा तुरंत वसूल करके पे ऑफ करने की कैपेसिटी है या नहीं आप में। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने क्रेडिटर को देंगे हम 7 दिन में पेमेंट और डेटर से वसूलेंगे 5 दिन में पेमेंट, 5 दिन में वसूली होगी, 7 दिन में पेमेंट क्रेडिटर को जाएगी, तो ये चैनल ठीक चलेगी।
अगर मान ले तुम्हारे डेटर टाइम पे पैसा नहीं देंगे तो तुम क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पाओगे, जिनसे माल लाए थे उधार वो फिर आगे उधार बेचने से बचेगा। तो इसलिए ये जो रोटेशन है ना ये बना रहना चाहिए और हमेशा बना रहना चाहिए, उसी को लिक्विड रेशो के बारे में कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है देखो, कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, लिक्विडिटी रेशो इज कैलकुलेटेड फॉर एग्जांपल करंट रेशो, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो भी बोलते हैं इसको। लिक्विड रेशो का एक नाम क्विक रेशो भी है, क्विक रेशो। फिर एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो का एक नाम सुपर क्विक रेशो भी है। ठीक है, पढ़ाएंगे आगे। सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशो वो होता है कि आप जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको चुकाने लायक है या नहीं, लॉन्ग टर्म डेट को चुकाने की कैपेबिलिटी है या नहीं, तो वो सॉल्वेंसी रेशो से पता लगती है। टू मेजर द लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म डेट के पेइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, solvency ratio is calculated. For example, solvency ratio, debt equity ratio, etc. etc. डेट और इक्विटी का रेशो आपने मालिकों ने कितना लगाया है। एक बात बताओ, डेट कब, मतलब जिन्होंने लोन दिया लेंडर्स लोग कब खुश होते हैं? कंपनी में ऑनर ने ज़्यादा लगा रखा हो और लेंडर्स ने कम लगा रखा हो, इसलिए कंपनी में लोग मतलब लेंडर्स लोग खुश होते हैं कि हमारा पैसा सेफ है, मालिकों का ज़्यादा लग रखा है। लेकिन ऐसी कंपनियां जहां पर मालिकों का हिस्सा कम है और लोन लेकर ज़्यादा लगा है, तो लोन देने वाले हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, अरे कल को कंपनी ना डूब जाए तो फिर हमारा पैसा भी डूब सकता है, क्योंकि मालिकों का लगाया हुआ तो कम पड़ा है, उसमें हमारा ही लगाया हुआ है। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशो। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो आप फिर मेरे प्यारे बेटा, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला है डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ऋण पूंजी नियोजित अनुपात, डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो debt capital employed ratio establishes relationship between total long term debt and capital employed to measure financial leverage। बच्चे वो यही बात कह रहा है, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इतना बिजनेस में है तो बाहरी लोगों का कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन आ गया भाई? डेट भी आ गया और इक्विटी भी आ गया। तो इससे परसेंट किसका निकलेगा? डेट का परसेंट कितना लगा हुआ है? मैंने इतना टोटल बिजनेस में लगा रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें डेट का कंटेंट कितना है, तो ये रेशो ये दिखाएगा। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो ये कहता है। ठीक है, किस बात की रिलेशनशिप बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड टू मेजर फाइनेंशियल लिवरेज। ये फर्म या ये कंपनी कितनी फाइनेंशियली लीवर्ड है। लीवर्ड फर्म किसे कहते हैं? जिसमें डेट कंटेंट होता है, डेट कंटेंट होता है उसको लीवर्ड फर्म कहते हैं। और लीवर्ड फर्म में डेट कंटेंट होने की वजह से उस डेट पर चुकाए जाने वाले ब्याज से तुम्हें टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिलता है। टैक्स शील्ड का बेनिफिट मतलब आपको टैक्स कम चुकाना पड़ता है। इसीलिए जो ब्याज दिया जाता है काय पर, किस पर? जो ब्याज दिया जाता है लोन पर, वो हमारे लिए मददगार होता है टैक्स बचाने में। ठीक है, जबकि खुद की जेब से लगाकर बिजनेस करो तो डिविडेंड बांटना पड़ता है, और डिविडेंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से बांटना पड़ता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में से बांटना पड़ता है। टैक्स पहले ले लेती है गवर्नमेंट, लेकिन जो ब्याज है लोन पर वो हमें पहले ही घटा देना पड़ता है टैक्स देने से पहले, तो वो हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर देता है।
कम कर देने से जो कम हुए प्रॉफिट है उस पर टैक्स फिर कम बनता है। ये बात है, टैक्स शील्ड का मदद मिल जाता है लोन लेने से। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो क्या बताता है कि टोटल इतना लगा तो उसमें लोन से कितना लगा, ये रेशो। बताइए, बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बढ़े आगे। चलो, हाउ इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो डिटरमाइंड? बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला पीछे बताया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। क्या बताता है ये? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज डिटरमाइंड बाय कंपनी द ग्रॉस प्रॉफिट विथ सेल्स एंड इंडिकेट्स दैट if gross profit ratio is high it will be able to contribute towards net profit after meeting operational, administration and selling expense. Gross profit ratio can be calculated by the following formula. ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग P&L बना के, ये ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ सेल लिखो, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखो, यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखो, परचेस लिखो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, जीपी आ जाएगा, ये जीपी निकल जाएगा। फिर ये जीपी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर यहाँ पर आप सेलिंग का खर्चा, एडमिन का खर्चा, सेलिंग एडमिन के खर्चे लिखोगे, इस जीपी में से ये दोनों घटाकर नेट प्रॉफिट निकालोगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये ट्रेडिंग है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। बोलो डन। नीचे का पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस है, ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर ये अच्छा रहेगा तो ही तो आप ये खर्चा कर पाओगे ना। ये खर्चा चुकाने के लिए तुम्हारे पास जीपी पर्याप्त नहीं है, तो फिर ये खर्चा आप लिखोगे तो लॉस में चली जाएगी कंपनी, क्योंकि नेट प्रॉफिट नहीं आएगा ऐसी दशा में, क्योंकि डेबिट पक्ष बड़ा आ जाएगा। आई समझ में? तो वही कह रहा है वो। देखो, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट विथ सेल्स एंड इंडिकेट्स दैट इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज हाई इट विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेट प्रॉफिट आफ्टर मीटिंग ऑपरेशनल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, क्या लिखा? जीपी अपॉन सेल इंटू 100। जीपी का सेल से कंपैरिजन करके क्या निकलता है? जीपी रेशियो निकलता है। ओके, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला है राइट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो। 2019 में पूछा, फिर 2023 में भी पूछा, 2 बार पूछा, तो हो सकता है 2025 में भी आ जाए। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस। तो देखो, द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो आर एज फॉलोज। द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रेशो डिपेंड्स अपॉन द वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा। If the financial data is not accurate and reliable, then accounting ratios and conclusion drawn on its basis will not be correct and reliable. अगर आपके अकाउंटिंग रेशो निकालने हैं और अकाउंटिंग रेशो के आधार पर डिसीजन लेने हैं, तो आपका फाइनेंशियल डाटा तो अच्छा होना चाहिए ना। फाइनेंशियल डाटा मतलब बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आपके गड़बड़ हैं, मिसस्टेटेड हैं। तो मिसस्टेटेड है, मिथ्या वर्णित है, तो फिर ऐसे केस में आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और जो रेशो निकलेगा वो भी गलत निकलेगा। और रेशो के आधार पर आप डिसीजन लेने चले हो, तो रेशो के आधार पर डिसीजन भले ही लेने चले हो, लेकिन आपका रेशो ही गलत निकलेगा क्योंकि फाइनेंशियल डाटा ही गलत है। तो फाइनेंशियल डाटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। बराबर जैसी परिस्थिति बिजनेस में घट रही है, वैसा का वैसा पोजीशन, वैसी की वैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। तब जाकर तो ना रेशो सही निकलेगा, और तब जाकर ना तो तुम अच्छा डिसीजन ले पाओगे रेशो के आधार पर। यही कहना चाह रहे हैं। तो ये पहली लिमिटेशन है कि भैया आपका जो अकाउंटिंग डाटा है, जो फाइनेंशियल डाटा है,
वो आपका अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, विश्वसनीय, रिलायबल होना चाहिए, तो ही रेशो सही निकलेगा, तो ही आपका कंक्लूजन सही आएगा, तो ही आपका डिसीजन सही होगा। बढ़े आगे। दूसरा, इन अब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस रेशो द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो इज डिफिकल्ट। भैया रेशो के लिए स्टैंडर्ड नहीं बने। अब ऐसे केस में क्या होता है कि रेशो के आधार पर लिए गए डिसीजन कई बार गलत हो जाते हैं। हमने इस साल 50 मतलब मान लीजिए 30% जीपी कमाया, हम अनुमान लगाते कि आने वाले साल में भी 30% जीपी होगा, और पता लगे आने वाले साल में दिक्कत हुई तो 30 की जगह 25% बैठा। तो ये जो जीपी रेशो में गिरावट आई है, ये किस वजह से आई है, तो वो वजह तलाशनी पड़ती है। और यही बात है, स्टैंडर्ड नहीं बने हुए, अब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस रेशो द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो इज डिफिकल्ट। तो रेशो का एनालिसिस कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगला है, द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है, इंसान का जैसा बिहेवियर है उसके आधार पर अकाउंटिंग रेशो का एनालिसिस बदल जाता है। जिसका जैसा नॉलेज वैसा उसका वो इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है, उसका नॉलेज कैसा है, स्किल एंड एक्सपर्टाइज इन इंटरप्रिटेशन, उसका विश्लेषण करने का तरीका कैसा है, इंटरप्रिटेशन कर पाता है या नहीं ठीक से, तो ये बात है। तो इंसान अपना ह्यूमन बिहेवियर जो है उससे उसका जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है रेशो निकालते समय। तो जिसका जैसा नॉलेज वो वैसा उसको एक्सप्लेन करने लगता है। बात समझ में आई। इनएडिक्वेट फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेसों के लिए अकाउंटिंग रेशो कोई काम का नहीं है, बिकॉज एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस हुज रेम्यूनरेशन इज हायर। अब जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, तो छोटे बिजनेसमैन रेशो का एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट को हायर थोड़ी कर सकते हैं। उनका खर्चा कौन देगा, उनकी फीस कौन देगा, उनकी फीस ही बहुत सारी होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां अफोर्ड करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां फाइनेंशियल फर्म्स जो होती हैं उनको अपॉइंट करती है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल एनालिसिस करके बताइए कैसा क्या हमारा ग्रोथ रहेगा, क्या हम कर सकते हैं आगे, ये सब बातें। लेकिन छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग अगर एक्सपर्ट्स हायर करने लग जाएं तो फिर उनके लिए तो खर्चा बहुत ही बढ़ जाएगा। आई समझ में। तो ये थे कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं, लिखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़े आगे। चलो मेरे बेटा, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए अब, हाउ वुड यू स्टडी द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। आप फर्म की शोधन क्षमता स्थिति का अध्ययन कैसे करेंगे। हाउ वुड यू स्टडी द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई फर्म कितनी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो। इन ऑर्डर टू स्टडी द डेट पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द फर्म द फॉलोइंग रेशो आर यूज्ड। बच्चे एक बात ध्यान रखना, एक फर्म या एक कंपनी कितनी सॉल्वेंट है ये पता करने के लिए आपको निम्नलिखित रेशो निकालने पड़ते हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशो, दूसरा है डेट रेशो, तीसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, और एक और आता है DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशो। वैसे ये डेट रेशो में ही आ जाएगा, डेट सर्विस कवरेज रेशो में ही आ जाएगा DSCR। ठीक है, अब समझना डेट इक्विटी रेशो क्या। मैंने अभी समझाया कि भैया डेट और इक्विटी मिलाकर बिजनेस में कितना लगा है। अब मेरा कितना है और डेट से लिया हुआ कितना है, तो डेट और इक्विटी का कंटेंट क्या रेशो है, 2:1 है, 3:1 है, या 2:2 है, 1:1 है, बराबर बराबर लगा है, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ देखना। तो देखो, दिस रेशो एस्टेब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इक्विटी कैपिटल
and shows how total assets have been managed, that is how much capital and debt has been deployed in managing the asset. असेट में कितना आपने डेट से लेकर लगा रखा है और कितना खुद की जेब से लगा रखा है, ठीक है। आगे, इफ द शेयर ऑफ ऑनर्स कैपिटल इज मोर देन बोरोड कैपिटल, देन इट मीन्स दैट लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आर सिक्योर्ड। मेरे बच्चे, आप अगर ये बोलते हैं कि डेट अपॉन इक्विटी, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होने से ये लोग सेफ फील करते हैं। सेफ फील करते हैं मतलब डेट जिन्होंने लोन दिया है वो लोग सेफ फील करते हैं। वो बोलते हैं अच्छा मालिकों का तो ज़्यादा लगा है, डूबा भी तो अपन वसूल तो कर ही लेंगे। इनको घबराहट कब होती है? जब ये वाला कंटेंट, न्यूमरेटर वाला कंटेंट बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर वाला कंटेंट छोटा रह जाए, तब ये डेट वाले लोग क्या करते हैं? घबराने लगते हैं। लेकिन मालिक, जो मालिक होता है बिजनेस का, वो हमेशा क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हमेशा डेट ज़्यादा लगे, मेरी जेब से कम लगे। मेरी जेब से कम लगेगा तो ये बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं मेरा पैसा फंसा कर बिजनेस करूं तो जो नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट पर टैक्स मांग लेगी गवर्नमेंट। अब मैं अगर लोन लेकर बिजनेस करूं तो इस पर मुझे देना पड़ेगा ब्याज। तो ब्याज जो है वो नेट प्रॉफिट निकालने से पहले मेरे को इस ब्याज की डिडक्शन घटानी पड़ेगी, और जब ये ब्याज घटेगा इसमें से तो बचा हुआ जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो इस पर टैक्स लगेगा तो यहाँ पर बच्चे मेरे को उस डेट ने एक प्रकार से इंटरेस्ट का बर्डन मेरे P&L अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। P&L अकाउंट के डेबिट में डाल देने से नेट प्रॉफिट कम आया, कम आने से टैक्स कम भरना पड़ा। यहीं पर अगर मैं खुद की जेब से लगाता, खुद की जेब से लगाकर बिजनेस करता, तो ऐसे केस में सीधा सीधा नेट प्रॉफिट निकलता और उस पर मुझे सीधे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ जाता, क्योंकि ब्याज का बर्डन है नहीं, जो कमाया मेरा ही है, तो फिर उसमें मुझे टैक्स का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता। तो जो हमारा लोन लेकर बिजनेस करने का कंसेप्ट है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए हम इंटरेस्ट का सहारा ले लेते हैं। वो इंटरेस्ट मेरे क्या करता है? नेट प्रॉफिट को कम कर देता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर यही बात कही है। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो ये कहता है कि टोटल असेट में से कितना लोन लेकर लगा है और कितना खुद की जेब से लगाया है मालिक ने। बात समझ गए? बढ़े आगे। अच्छा, फिर अगला है DSCR, बोले तो डेट रेशो। दिस रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड टोटल असेट एंड डिटरमाइंस वेदर टोटल असेट्स आर सफिशिएंट टू मीट डेट पेमेंट। मेरे बेटा, ये DSCR नहीं है, ये जो डेट रेशो है ना ये अलग है, DSCR अलग होता है। DSCR अलग होता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। चलो, इसका मतलब क्या है? डेट रेशो। डेट रेशो क्या कहता है कि भाई डेट अपॉन में टोटल असेट, कि टोटल इतना लगा है तो डेट से कितना लगा है, टोटल असेट में डेट का कंटेंट कितना इंक्लूड है, ठीक है। तो इससे ये रेशो निकल कर आता है, डेट अपॉन में टोटल असेट। तो दिस रेशो एस्टेब्लिशेस द रिलेशन, ये रिलेशन बताता है बिटवीन एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड टोटल असेट। टोटल असेट और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का क्या रिलेशन है, एंड डिटरमाइंस वेदर टोटल असेट्स आर सफिशिएंट। इस बात को डिटरमाइन करता है कि क्या टोटल असेट सफिशिएंट है टू मीट डेट पेमेंट, डेट पेमेंट को चुकाने में वो असेट सफिशिएंट है या नहीं, वो असेट कम तो नहीं पड़ रही है। अगर कम है तो फिर टेंशन बढ़ती है डेट देने वालों को, ठीक है। तो ये डेट रेशो। अगला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या कहता है? इज यूज्ड टू मेजर द
एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू पे ऑफ इट्स इंटरेस्ट ऑन डेट, मतलब इतना तो कमाओ कि लिए हुए लोन पर ब्याज चुका सको, लिए हुए लोन पर ब्याज चुका सको, इतना तो कमाओ। दिस रेशो एक्सप्लेन्स वेदर द फर्म इज एबल टू अर्न प्रॉफिट टू पे इट्स इंटरेस्ट लाइबिलिटी और नॉट। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो सुनो, इंटरेस्ट अपॉन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इतना तो कमाओ कि आप ये चुका सको, इतना तो कमाओ कि आप इंटरेस्ट चुका सको, ठीक है। इंटरेस्ट अपॉन में, एक मिनट सॉरी, आओ बेटा जाओ, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, हाँ सही है बेटा, इसका फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट। समझना, अरे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो EBIT अपॉन में इंटरेस्ट, EBIT अपॉन में इंटरेस्ट, इतना तो कमाओ कि आप इंटरेस्ट चुका सको, कि आप कितनी एफिशिएंट हैं पे ऑफ करने के इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट पर जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने में कितने कैपेबल है। दिस रेशो एक्सप्लेन्स वेदर द फर्म इज एबल टू अर्न अ प्रॉफिट टू पे इट्स इंटरेस्ट लाइबिलिटी और नॉट, लाइबिलिटी इंटरेस्ट की चुका पाएंगे या नहीं। और लास्ट होता है डेट सर्विस कवरेज रेशो, तो डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या कहता है कि इतना तो कमाओ कम से कम कि डेट से जो सर्विस ले रहे हो वो चुका सको। तो डेट से सर्विस एक तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस अगर ले रखा है तो प्रेफरेंस डिविडेंड वो भी आपको चुकाना है, ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका बड़े, चलो आगे। ये हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। आगे अब बेटा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। आइए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, या फिर हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस का क्या बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए, ठीक है, महत्व बताइए। तो देखो, द प्राइमरी यूजर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। द मैनेजर्स एज वेल एज इन्वेस्टर गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज द रिजल्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मेनली यूज्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, ये वही बातें हैं जो मैंने अभी पीछे बता दी, ठीक है। मेजर ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशो निकालना, वही बात है जो पीछे बात करके आया हूँ, सॉल्वेंसी रेशो निकालना ताकि कितनी फर्म या कंपनी सॉल्वेंट है ये पता लगाना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पता लगाना ताकि जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना रहा वो पता लग सके। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता लगाना, बोले तो एक्टिविटी रेशो, आप कितना ज़्यादा आप ऑपरेटिंग एफिशिएंट है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है आपकी, आपका बिजनेस कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है। आप ऑपरेशन करने में, बिजनेस ऑपरेट करने में दिक्कतें महसूस तो नहीं कर रहे, टाइम पे सैलरी दे रहे, ब्याज चुका रहे, ये सब बातें। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, आप रेशो क्यों निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए, बिजनेस कितना, क्या पोजीशन है उसकी, असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, वो सब। फाइनेंशियल फोरकास्ट, आने वाले फ्यूचर में अनुमान लगाने के लिए भी आप रेशो निकालते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस करना, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना है,
क्यों कम हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ, ये सब बातें। हेल्पफुल इन कंट्रोल, आप रेशो एनालिसिस करके वीक एरियाज पता लगा पाते हैं और उसको कंट्रोल करने में अच्छे से अपना काम कर पाते हैं, ठीक है, तो उसको सुधार कर पाते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बड़े, फिर बच्चे ये हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे बड़े। चलो एक और क्वेश्चन है, देखो, व्हाट आर द मेन रेशो विच आर कैलकुलेटेड अंडर लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में कौन कौन से रेशो आते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशो, व्हाट आर द रेशो कैलकुलेटेड इन इट, एक्सप्लेन करंट रेशो एंड क्विक रेशो। बच्चे समझना, लिक्विडिटी रेशो आर हेल्पफुल इन असेसिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म को असेस करने में मदद करता है लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो में हम ये पता लगा पाते हैं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का पेमेंट कर पा रहे हो या नहीं, शॉर्ट टर्म असेट से कैश जनरेट कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। दिस रेशो इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। द फॉलोइंग रेशो मेनली कैलकुलेटेड अंडर लिक्विडिटी रेशो। पहला है करंट रेशो, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, कि आपकी करंट असेट्स कैपेबल है या नहीं आपकी करंट लाइबिलिटी चुका पाने में, यही रेशो बताता है। अगला है क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या बताता है कि आपके पास क्विक असेट्स कितनी मौजूद है, क्विकली कन्वर्टेबल असेट कितनी मौजूद है, ताकि आप करंट लाइबिलिटी का भुगतान कर सकें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है क्विक असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ओके, ये देखो क्विक असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे बच्चे ये इसने ये गलत लिख रखा है, यहाँ करंट लाइबिलिटी आएगा, ठीक है, करंट। फिर एक और आता है एसिड टेस्ट रेशो, सुपर क्विक रेशो, ये रहा सुपर क्विक रेशो, ठीक है। सुपर क्विक रेशो कैसे बनता है, सुपर क्विक असेट अपॉन में लिक्विड लाइबिलिटी, सॉरी यहाँ पर आप लिखो क्विक असेट अपॉन में क्विक लाइबिलिटी, क्विक असेट अपॉन में क्विक लाइबिलिटी, इसी को बोलते हैं सुपर क्विक रेशो। इसमें बहुत ही जल्दी कैश कन्वर्ट करने वाली असेट, जैसे बैंक में पैसा पड़ा है तुरंत ले आओ, मार्केटेबल सिक्योरिटी है तुरंत बेच दो, ठीक है, कैश जो गुल्लक में पड़ा है वो भी कैश अपना ही है, तो वो क्विक असेट है, सुपर क्विक है, सुपर क्विक। और क्विक लाइबिलिटी जिससे अभी के अभी पेमेंट करना हो, वो क्विक लाइबिलिटी, ठीक है, जो अभी आकर दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा पैसा दो मेरा। तो जब इन दोनों का रेशो निकाला जाता है तो ये बोला जाता है सुपर क्विक रेशो। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ें इसको, ठीक है, इधर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, बड़े आओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड सेल्स रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मतलब जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड सेल्स रेशो। So the profitability ratio indicates the earning capacity of the firm. The profitability ratio can be expressed in terms of sales and investment. The profitability ratio in relation to sales measure the profit earned on sales. Profitability ratio in terms of sales is calculated on gross profit and net profit. The profitability ratio based on gross profit indicate the profitability position after meeting out direct expense. Okay. Whereas profitability ratio based on net profit indicates the net profit after meeting out all direct and indirect expense. The gross profit ratio indicates the income generating capacity of the firm, or net profit indicates the operational efficiency of the firm. Net profit ratio क्या बताता है, operational efficiency of the firm, और GP ratio क्या बताता है, income generating capacity of the firm. ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या बनता है सेल्स से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का, जीपी अपॉन में सेल इंटू 100, फिर नेट प्रॉफिट अपॉन में
सेल इंटू 100, ये दो फार्मूले, ठीक है। सेल से इसका कंपैरिजन करके रेशो कैलकुलेट कर दिया जाता है। नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़े आगे। चले, तो अभी हो गया लेक्चर आज का। तो क्लास समझ में आई होगी। पढ़ाई करें, अच्छे से करें और अपनी तैयारी को अच्छे से करके एग्ज़ाम दें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आपका भगवान साथ दे, मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना ही है, सबके साथ बना है। भगवान सबको देता है, सब कुछ देता है, बस हमें कर्म करते चलना है, ठीक है।